फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आप पढ़ाई छोड़ रहे हो उसके बाद फोटोग्राफी के लिए बोल रहे हो? घर बेच सकता है तो मैं फोटोग्राफी सीखने के लिए घर थोड़ा छोड़ के और होके फोटोग्राफी के पीछे थोड़ा चालू किया। ऑफ कोर्स स्टूडियोज वगैरह लोगों का होते थे बट मेरा नहीं था। 4 साल का था, मेरा पेरेंट्स सेपरेट हो गए और मैं टाइपिस्ट का काम किया। एज क्या थी जब आप घर को छोड़ के हैदराबाद आए? स्लोली फोटोग्राफी करना चालू किया। लोग वो रोल खरीद के दोस्त लोग देते थे। तो विलेज है उसके बाहर काम बहुत कम मिलता। 5 महीने के बाद ये पैसा सब खत्म होने लगा क्योंकि कुछ सैलरी नहीं है। फिर मुझे अभी टेंशन होने लगा और 750 रुपए का सैलरी। जब छत ना स्ट्रॉन्ग है तो तुम एक ब्लाइंडर डालो। वो ब्लाइंडर मतलब लेफ्ट और राइट नहीं दिखता है। तो आप अपना सवाल रेडी करके जाते थे? ऐसा लोगों को लगना नहीं चाहिए कि मुझे ये मालूम नहीं है, मुझे सब आता है। इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। समय आपको सीखने की भूख थी? वो भूख है, वो जिस दिन खत्म हो गया ना उस दिन तुम्हारा ग्रोथ भी खत्म हो जाएगा। सब लोग। मेरा नाम शिवलाल यादव है। आज आपको हम मिलाने वाले हैं श्री राधा कृष्णन जी से। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू शिवलाल फॉर कमिंग। सर सबसे पहले आपके बारे में। मेरा नाम है राधा कृष्णन चाक्याट। साउथ में हम लोग फैमिली का नाम जोड़ते हैं, यू नो, सो राधा चाक्याट इज माय फैमिली नेम। और मैं कमर्शियल फोटोग्राफर हूँ। जैसे मैं बोल रहा था कमर्शियल फोटोग्राफर था बोलना सही रहेगा क्योंकि अभी मैं कमर्शियल फोटोग्राफी थोड़ा कम करता हूँ और ज़्यादा यूट्यूब और एकेडमी वगैरह, ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करेंगे, बट दैट्स व्हाट आई डू। मैं केरला से हूँ ओरिजिनली। तो फोटोग्राफी थोड़ा पता नहीं, कभी इन कॉलेज स्कूल टाइम जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब थोड़ा दिमाग में फोटोग्राफी किधर से तो घुस गया और उसके पीछे बोल सकता हूँ मैं पढ़ाई भी थोड़ा साइड में रख के इसके पीछे चला। 10th प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री फाइनल ईयर तक मैं गया। फाइनल ईयर में किसी को मैं इनकरेज नहीं करूँगा कि वैसा करने के लिए। आप सब पढ़ाई अब चालू किया तो फिनिश करो फिर फोटोग्राफी में जाओ। उस टाइम मेरा थोड़ा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चला, नहीं तो कंप्लीट मुझे भी अभी भी लग रहा है कि कंप्लीट करना चाहिए था, बट मैं लास्ट ईयर में ड्रॉप आउट होके फोटोग्राफी के पीछे थोड़ा चालू किया। और फोटोग्राफी पहले उस ज़माने में ज़्यादातर फोटोग्राफी जॉनर अभी जितना है अवेलेबल है, जैसे वेडिंग है या कमर्शियल है या प्रोडक्ट्स है या मैक्रो, नेचर, वाइल्ड लाइफ, अब बहुत सारा एस्ट्रो, बहुत सारा जॉनर्स अभी बहुत पॉपुलर है, सब लोग करते भी हैं। बट उस ज़माने में फोटोग्राफर है तो एक तो सिंपल हॉबीस्ट है और दूसरा है वेडिंग फोटोग्राफर। ऑफ कोर्स स्टूडियोज वगैरह लोगों का होते थे बट मेरा नहीं था। सो आई स्टार्टेड डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी। पहले फ्रेंड्स लोगों का फैमिली में कुछ शादी है तो एक रोल खरीद के देता था, तो उधर से चालू किया। और बीच में ऐसा लगा, थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि कमर्शियल फोटोग्राफी के उसको थोड़ा परस्यू करें। और ये फाइनल ईयर डिग्री थोड़ा ड्रॉप आउट करके वेडिंग फोटोग्राफी 2-3 साल किया। बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिला तो बॉम्बे में आके फोटोग्राफी के वो कमर्शियल फोटोग्राफी जर्नी चालू किया। फैमिली और परिवार के बारे में जाने। पहले उस टाइम हम लोग एक छोटा सा परिवार, ऑफ कोर्स मी, माय मदर और मेरा 2 छोटे भाई। सो आई वाज द एल्डेस्ट। और थोड़ा इतना फोटोग्राफी परस्यू करने का उतना हमारा सराउंडिंग्स नहीं था। आई मीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं था हमारा। थोड़ा वो बोलते हैं ना हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस, वैसे ही कुछ हमारा था बैकग्राउंड। बट माय मदर यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज हर हफ्ता वो थिएटर में जाके। ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ अर्ली 70s का, मतलब 1970s के बारे में बात कर रहा हूँ उस टाइम, बिकॉज दैट्स अ 10 years दैट आई वाज इन स्कूल। और माय मदर वो बहुत सारा मूवीज देखती थी, मतलब हर हफ्ता मिनिमम 2 मूवी तो देखती ही देखती है। और वो सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मेरा जेंडर स्त्रीलिंग पुल्लिंग इधर उधर हो सकता है, बट प्लीज फॉरगिव मी फॉर डूइंग दैट। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट स्टिल भी मैं ट्राई करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है उतना अच्छे से बात करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो वो थिएटर से वापस आके हम सबको वो स्टोरी सुनाती थी। वो
और हम लोग उनको बोलते थे कि यार मूवी मूवी होते थे 8 रील का, बट आपका कहानी तो 12 रील का। करेक्ट, बट उतना डिटेल में वो बोलती थी, हर एक लोग लोकेशन किधर। तो अब आई एम श्योर यू विल ऑल विल नो कि हम एक एक पिक्चर देखना एक बात होता है। आप पिक्चर देख लिया, उसका लेफ्ट में राइट में ऊपर नीचे क्या है पता नहीं आपको, फोटोग्राफर ने देखा होगा बट आप नहीं देख रहा है। बट कोई आपको एक कहानी सुना रहा है या कुछ बुक पढ़ के, या आप खुद खुद कुछ बुक्स पढ़ रहा है, तो उसमें कुछ फोटोग्राफ नहीं रहता, उसमें एक आइडिया रहता है या एक कम्युनिकेशन रहता है। तो आपका दिमाग थोड़ा चलने लगेगा, आपके दिमाग में कुछ विजुअल्स अपने आप आना शुरू हो जाता है। शायद मेरा फोटोग्राफी भी उधर से ही चालू हो गया, क्योंकि जब ये कहानियाँ सुनाती थी तो उस टाइम मेरे दिमाग में थोड़ा सा विजुअल्स वगैरह आने लगा। प्लस हमारा विलेज भी वही माहौल था कि थोड़ा आर्ट इंक्लाइंड विलेज था हमारा केरला में, सेंट्रल केरला में। इनफैक्ट केरला का सबसे पहला फाइन आर्ट कॉलेज भी हमारा विलेज से थे। स्मॉल प्लेस कॉल्ड त्रिपुनितुरा, विच इज अबाउट 8 kilometers from Kochi. So उधर मैं, that was my village, उधर temples, festivals, art, music सब होता था। और मेरा ग्रैंडफादर भी आर्टिस्ट है, फाइन आर्टिस्ट थे वो, और उनका बड़ा भाई बहुत अच्छा पेंटर था, उनका सिस्टर बहुत अच्छा म्यूजिशियन थी। So all that has, and plus my mother's narration, ये शायद सब कुल मिला के मतलब फैमिली से ही था, मम्मी ऐसा। अभी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो होगा मेरे अंदर का वो फोटोग्राफर को थोड़ा। जी जी, ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं तो पापा जी का कुछ। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली आई ग्रू अप इन अ फैमिली विच इज सेपरेटेड। मैं जब आई थिंक आई वाज 4 years 4 साल का था, मेरा पेरेंट्स सेपरेट हो गए। तो मेरा ग्रैंडफादर में मुझे बड़ा किया, और मेरा अंकल्स, मदर्स, ब्रदर्स, तो वो लोग सब बॉम्बे और हैदराबाद वगैरह रहते थे वो अंकल्स। और माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ ड्राइवर इन अ कार, मतलब टैक्सी जैसा चलाते थे। तो उनके साथ हम लोग सब बड़ा हो। तो आप भाइयों में से सबसे बड़े या सबसे छोटे थे उस टाइम? सबसे बड़ा हो। अच्छा, सबसे बड़े आप थे, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूलिंग कैसे रही, कॉलेज लाइफ कैसे रही? सो स्कूलिंग कॉलेज, आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट। सब में कुछ थोड़ा फर्स्ट क्लास वगैरह मिला था, थोड़ा स्कॉलरशिप वगैरह मिल के थोड़ा डिग्री फाइनल ईयर तक आ गया। बट वो बीच में प्री डिग्री, प्री यूनिवर्सिटी, आजकल 12वीं बोलते हैं, वो पास होने के बाद मेरा ग्रैंडफादर और मदर बोला कि देखो अभी थोड़ा हमारा माहौल ऐसा नहीं रहा कि और सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली। तो एजुकेशन वाज फ्री। उल्टा मैं बोल रहा था ना, स्कॉलरशिप मिलता था। बट दे सेड नो, आई थिंक वी शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर एक जॉब। देखो तब तक मैं 18 हो गया था। सो इट सेड ओके, तुम थोड़ा अंकल के पास जाओ हैदराबाद में, उधर थोड़ा काम वगैरह देखो, शायद वो दिलवा सकते हैं तुमको कुछ काम, तो उधर जाओ। तो 1 साल में उधर जाके रहा, और मैं एक टाइपिस्ट का काम किया, एक ऑटोमोबाइल स्टोर में टाइपिस्ट था, उसका ऑर्डर, बिलिंग वगैरह टाइप करता था। तो वो उस ज़माने में किसी का भी मोस्ट कॉमन जॉब होता था, या जो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए वगैरह छोड़ के वो सब मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके लिए जितना पैसा और टाइम लगता था वो मेरे पास नहीं था। और था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम, बट उसके लिए मैं डिग्री कंप्लीट नहीं किया। तो और बचा है टाइपिस्ट का काम। तो केरला से जितने लोग उस टाइम पे बाहर आए, उसके पहले भी, और 80s, मिड 80s तक, जब तक कंप्यूटर पॉपुलर नहीं हुआ था, तब तक जितने लोग केरला से बाहर निकलते थे सब लोग मिनिमम कंप्यूटर का इट्स कॉल्ड लोअर और टेक्निकल एजुकेशन, अभी आजकल जो ITI बोलते हैं, वो लोग देते थे वो सर्टिफिकेशन। तो मिनिमम वाज लोअर, सो यू नीड टू हैव सर्टेन स्पीड, 60 वर्ड्स पर मिनट ऐसा कुछ स्पीड होना चाहिए था। 80 वर्ड्स में आप हायर, और 120 वर्ड्स से तो हाई स्पीड। तो मेरा हाई स्पीड था मैं टाइप राइटिंग में, बट मैं कुछ
तो आपका वो एज क्या थी जब आप घर को छोड़ के हैदराबाद 18 years. 18 ईयर्स Yeah, ओके। 18 तो years. हैदराबाद के बाद ही आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड, उसकी जर्नी कैसी है फोटोग्राफी में एंट्री तो करने की? हैदराबाद में मैं फोटोग्राफी, ऑफ कोर्स फोटोग्राफी तब शुरू नहीं हुआ था, बट ये काम कर रहा था टाइपिस्ट। तो बट मेरा अंकल को ऐसा लगा कि यार देखो तुम गलत कर रहे हैं, अभी काम करने का टाइम नहीं है, तुम वापस जाओ, वापस जाके वापस पढ़ाई कंप्लीट करो, मिनिमम डिग्री कंप्लीट करो। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे उस टाइम, गुजर गया, अभी नहीं है वो। तो उन्होंने बोला मैं बात करके, वो एक बड़ा कंपनी था, अमेरिकन कंपनी था, फाइजर, तो मैं ट्राई करता हूँ तुमको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम तुमको मिल जाएगा, ट्राई करता हूँ, बट अच्छा मार्क्स चाहिए और इंटरव्यू भी अच्छा करना चाहिए, बाद में का मैं अरेंज करता हूँ। तो मैं वापस आया, बट उस टाइम मेरे पास एक 4 महीना था, बिकॉज ही सेड यू गो बैक। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर चालू होने के लिए 4 महीने का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम इधर तक आ गया तो ये कुछ सीख के जाओ। तो मैं ज्वाइन किया एक टेलीविजन डिप्लोमा, देयर वाज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड डाटामैटिक्स, शायद अभी भी है। तो हैदराबाद में वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने टेलीविजन रिपेयरिंग वगैरह सीखा। बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बट वो मुझे बाद में काम आया। जैसे मैं वापस आ गया, 1984 हुआ था, मैं इट वाज 1984, मैं वापस केरला आया। वापस आ गए। तो उस ज़माने में दैट वाज द टाइम ऑफ लॉस एंजल्स ओलंपिक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो माइक्रोवेव्स के द्वारा वो टेलीविज़न को एक्सटेंड किया था टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। नहीं तो शाम को 9 बजे के बाद थोड़ा सा कुछ मिलता था, बट ना भी 7 बजे से आपको टेलीविज़न मिलना चालू हो गया। तो लोग ज़्यादा टेलीविज़न खरीदना और इंस्टॉल वगैरह करना चालू किया। तो मैं था हमारा विलेज का टेलीविज़न डॉक्टर, मतलब किसी को भी टेलीविज़न खरीदना है तो आके मुझे पूछते थे कौन सा लूँ। 5, 6, 8 मॉडल्स होते थे उस समय, केल्ट्रॉन, भारत, स्टैंडर्ड, बीपीएल, क्राउन वगैरह, बहुत सारे टेलीविजन। सो दे विल से कि तुम साथ में आ जाओ तुम, और टेलीविज़न खरीदता था और उसका इंस्टॉलेशन भी मैं करता था। उस ज़माने में इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक UHF एंटेना लगाना पड़ता था। तो वो एंटेना, तो एक टेलीविज़न खरीद के एक आदमी का घर पे इंस्टॉल किया, तो मेरे पास कुछ 120-150 रुपीस मिलता था। तो वो पैसा इकट्ठा किया, वो आपका प्रॉफिट होता था, वो मेरा फीस समझो, हाँ से ठीक है, प्रॉफिट ही है समझिए, वो होता था। उसको थोड़ा जमा करके बट वो हाँ, उसके बीच में मैं वापस जैसे हैदराबाद से केरला आ रहा था, मैं मद्रास होके आया। तो मद्रास में मेरा फादर, सो माय पेरेंट्स वर सेपरेटेड, बट फादर के साथ थोड़ा मेरा कम्युनिकेशन बीच में हुआ करता था। तो उन्होंने बोला ये हैदराबाद, वो अच्छा, वो तो एक बड़ा आदमी था, आदमी है अभी था, मतलब या 2014 में ये गुजर गए वो, 2014, बट ही वॉज अ बिग ऑफिसर इन कस्टम्स। तो उन्होंने जाते वक्त मुझे एक छोटा सा कैनन का पावर शॉट एम एंड क्लिक कैमरा दिया मेरे। आई सेड ओके, थैंक यू वेरी मच। और शायद उधर से तो 2-3 ऐसा कारण तो है, उनसे मिलते हुए निकले वहाँ, मिलते हुए उधर से निकला। और ये माजी का जो कहानी का वो था पीछे, तो शायद ये एक टाइम सब मिला एक साथ, थोड़ा बीच में टाइम भी मिला, तो स्लोली फोटोग्राफी करना चालू किया। और लोग आके देते थे 100 रुपीज़ या 105 रुपीज़ में एक कोडैक का एक रोल मिलता था उस जमाने में। अच्छा, वो पहला कैमरा कैनन का था? कैनन पावर शॉट, कैनन स्मॉल एम एंड शूट कैमरा। सो उसमें 100 वो रोल खरीद के दोस्त लोग देते थे, उसका घर पे कुछ फंक्शन जब होता था तो सो आई विल शूट और उनको प्रोसेस करके प्रिंट वापस देते थे।
सो आफ्टर डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक डेढ़ साल ऐसे ही चला गया। फिर मैं कॉलेज ज्वाइन किया, केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री। तो ऐसा एक टाइम पे ऐसा लोगों को लगने लगा कि यार ये जो शादी या फंक्शन के लिए जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर जी आते थे, उससे अच्छा अच्छा फोटोग्राफ में लोग मेरा पिक्चर्स ज़्यादा पसंद करने लगा। तो लोग साथ साथ थोड़ा पैसा भी देना चालू किया, नहीं एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग है, वैसे भी पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये साथ साथ फोटो स्टडी भी करूँगा, साथ में फोटोग्राफी भी। आपका स्टडी ऑफ फोटोग्राफी लमसम Absolutely. 1-2 साल चलता रहा कंटिन्यू या? बट वो यू से फोटोग्राफी गॉट द बेटर ऑफ मी, ऐसा बोल सकता है। फोटोग्राफी का इम्पोर्टेंट ज़्यादा वो अभी वो जो वेइंग स्केल में पढ़ाई इधर गया और फोटोग्राफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, और फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट करके फुल टाइम फोटोग्राफी में वो बोलते हैं ना, घुस गया। जी जी जी। बट प्लीज़ अगेन मैं बोल रहा हूँ व्यूअर्स को, आप प्लीज़ ऐसा मेरा एडवाइस नहीं है, छोड़ना नहीं है बीच में बिल्कुल पढ़ाई, आपने चालू किया है तो continue कंप्लीट करो, उसके बाद ही फोटोग्राफी या कोई भी हो, कोई भी। अभी आजकल इतना सारा ऑप्शंस है कि लोगों को जो डिग्री या कॉलेज के टाइम पे उसका कीड़ा पकड़ने का चांसेस है, तो बट स्टडी को मत छोड़िए, उसको चालू किया है तो फिनिश करो, फिर जाके साइड बाय साइड रखो उसको, keep it alive, and after you finish your studies, then you pursue your hobby, passion, whatever that you want to call it. जी। आपका कॉलेज केरल में ही था, आपने वहीं पे ही मतलब दोनों कॉलेज में मैं उधर ही केरला में, कोचिन में। अभी जब आपका पहला कैमरा का प्लान आया तो आप केरल में ही करना पसंद करें या बाहर भी निकले थे कहीं, मतलब अदर स्टेट? नो, उस जमाने में ऐसा नहीं था। मेरा जो विलेज है उसके बाहर काम बहुत कम मिलता था। जब बड़ा स्टूडियो है किसी का या बहुत नामचीन आदमी है तो उनको दूसरा विलेज में बुलाता था या दूसरा टाउन में बुलाता था, बट ऐसा बाहर जाके फोटोग्राफी करना जितना तक मुझे मालूम है नहीं होता था उस जमाने में। अभी आजकल आपको आपका फोटोज पूरा दुनिया देख सकते हैं, करेक्ट? आपका फोटो अच्छा है, किसी का भी एक स्मार्टफोन है और 100 रुपये का डेटा है उसमें, तो आप पूरा दुनिया से बात कर सकते हैं। उस ज़माने में नहीं था, करेक्ट? बट मेरा विलेज में वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी डेफिनेटली हुआ और मुझे थोड़ा पॉपुलैरिटी मिला और लोग पसंद करने लगा काम को। जी सर, जब आपका ड्रॉप आउट रहा, फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आप पढ़ाई छोड़ रहे हो उसके बाद फोटोग्राफी के लिए बोल रहे हो? घर पे तो कैसे रहा मम्मी का और फैमिली? करेक्ट, बट उनको भी ज़्यादा चॉइसेस नहीं था ना। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे डॉक्टर पढ़ना है या कोई इंजीनियर बनना है, तो वो पढ़ाई करने के लिए पैसा लगता है। बिल्कुल। वो नहीं था, वो सर्कमस्टेंस हमारा परिस्थिति वैसा नहीं था, तो वो भी ज़्यादा कैसे फोर्स करेगा। जी जी। तो मेरा मदर अभी भी मेरे साथ रहती है, वो जी। अभी भी उनको क्लियरली मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लड़का ठीक है, बस उतना उनको मालूम है। और बहुत अच्छा भी लगता है इनके किधर इधर फोटो वगैरह आते हैं या टेलीविजन में या टीवी में न्यूज़पेपर में किधर उधर दिखता है, तो उनको भी थोड़ा फील होता या है, अच्छा लगता है बस। जी। तो आपने वहाँ का कैसे, आपको ये लगा कि अभी एक गांव में है, बहुत हो गया, अब पढ़ाई छोड़ के बाहर निकलना चाहिए जब फोटोग्राफी के फुल टाइम करने के? नहीं, बहुत हो गया ऐसा नहीं, मेरे मन में था कमर्शियल फोटोग्राफी बनने का। उस जमाने में एक मैगजीन हुआ करता था कॉल्ड GFQ। जी। इट्स अ फैशन, जेंटलमैन्स फैशन क्वार्टरली, नहीं जेंटल या ऐसे कुछ था, GFQ। सो वो मैगजीन मेरा अभी उधर किधर मिलेगा आपको, दोस्त लोगों का घर पे, थोड़ा एक्सपेंसिव मैगजीन है। तो उसमें हर इश्यू में एक कमर्शियल फोटोग्राफर का इंटरव्यू या कहानी छपती थी। ओके। सो आई वुड रीड दैट एवरी टाइम। सो आई रेड मेनी पीपल, एंड एक आदमी का बहुत लोग मेरा फेवरेट्स है उसमें। तो उसमें हरी महिदर नाम का एक फोटोग्राफर का इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा लिखा था कि उनका पहला कैमरा खरीदने के लिए उन्होंने उनका घर बेच दिया जी। बॉम्बे में, जी। करेक्ट?
तो एक आदमी घर बेच सकता है, तो मैं फोटोग्राफी सीखने के लिए घर थोड़ा छोड़ नहीं हो सकता? जी जी, इंस्पायर हो गया उन इस स्टोरी से। करेक्ट। उनको मैं बॉम्बे आने के कुछ 23 इयर्स के बाद मिला उनको। जी पहले दिन मिलना चांस नहीं मिला, 23 इयर्स के बाद मिलके उनका इंटरव्यू वगैरह मैंने लिया, जी उसमें बताया भी उनको। जी और रिसेंटली लास्ट 2 हफ्ते पहले उनका देहांत हो गया। जी बट हरी महिदर जी, और बॉम्बे आया था शांतनु शोरी, एड्रियन स्टीवंस, ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए। ये लोगों को, एड्रियन स्टीवन को तो मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, वो गोवा में अभी भी है, गोवा में रहते हैं। और शांतनु शोरी, उनको मैं मिला हूँ, बट काम करने के लिए चांस नहीं मिला। जी बट ऐसे बॉम्बे एक ही था उस टाइम, ये जो जब ये इंटरेस्ट लगा मन में कि कमर्शियल फोटोग्राफर बनना है, तो फिर अभी जाना है बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे फोटोग्राफी या एडवर्टाइजिंग का मक्का बोल सकते हैं। जी अभी भी है, ज़्यादातर बॉम्बे में ही सब काम होते हैं, बट थोड़ा कम हो गया। दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद वगैरह इक्वली पावरफुल है एडवर्टाइजिंग में, बट अभी भी बॉम्बे इज़ द प्लेस। सो उस ज़माने तो 100% बॉम्बे ही है। और प्लस आई डोंट हैव, मेरे पास टाइम वॉज नॉट ऑन माई फेवर कि मैं जाके वापस फोटोग्राफी सीखूं जी और 3 या 4 या 5 साल उसके पीछे जाऊं। जी और फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए डिग्री ज़रूरी था, डिग्री तो वो भी बंद। जी और वापस जाके डिग्री के लिए बैठना भी मूड नहीं रहा, अभी फोटोग्राफी में घुस गया इसमें। जी तो मेरा एक ही ऑप्शन था कि कोई भी फोटोग्राफर के साथ रह के, Assist अप्रेंटिस बन के उनके साथ रह के फोटोग्राफी सीखे। तो बॉम्बे में सर आपका कोई होम टाउन घर से या फिर कैसे रिलेशन था, कैसे यहाँ पे? तो मेरा अंकल था, अंकल बॉम्बे में उस टाइम में था, और उनका सिटी में मिडल बीच में उनका मतलब अपार्टमेंट वगैरह था। तो लक बाई चांस उनका बेटा दुबई चला गया, जी और बेटी शादी करके बेटी भी बाहर गई, तो एक रूम खाली हो गया उनके घर पे। तो मैं अंकल और आंटी को पूछा कि चांस मिलेगा क्या, मैं आएगा तो थोड़ा टाइम उधर रहने का, तो उन्होंने बोला आ जाओ, अभी जाना है। तो लक बाई चांस मेरा नाइबर हो, हमारा वेलविशर था डॉक्टर तंबुरान, उन्होंने बोला कि यार मेरा नेव्यू का शादी है बॉम्बे में, जी और आईड लाइक टू टेक यू। और उन्होंने मुझे शादी के लिए, वो फोटोग्राफी के लिए पैसा भी दिया, ट्रेन का भी टिकट लिया, जी और उनके साथ में लेके आया मुझे। जी तो मैं बोला यार इससे ज़्यादा कोइंसिडेंस और सही, मुझे बोला यही डायरेक्शन है, क्योंकि सब मिल रहा है परफेक्ट। जी जी और शादी का फोटोग्राफी अच्छा हो गया। उसके बाद मैं बॉम्बे वापस नहीं गया गाँव, जी, बॉम्बे में वहीं रहा, पे रहे, और जी। आई केप्ट ऑन मीटिंग फोटोग्राफर्स, अलग अलग फोटोग्राफर्स। मेरा आ, मुझे मालूम था कि मैं 1 महीने में अभी बॉम्बे जाने का चांस है, तो मैं, मेरा दोस्त लोग को सब मिलके थोड़ा फैशन जैसा थोड़ा फोटोग्राफी जितना मुझे कर सकता है, और उसका सब 4x6 प्रिंट्स, जी उससे ज़्यादा प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो 4x6 प्रिंट बना के एक एल्बम वगैरह तैयार करके ही निकला था। तो सबको दिखाया मैं, और उसमें एक दिन ऐसे ही रफ़ीक इलियास जी सर का ऑफिस में मैं पहुंच गया, और उनको दीवार में जितने फोटोग्राफ्स लगे रहे सब मैं जानता, उसका हिस्ट्री, वो किसका है, क्यों है वगैरह। वो बोला यार तुम तो गांव से आया और तुमको ये सब मालूम है? जी बोला मैं, मुझे इंटरेस्ट है इसलिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरा ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है, बट मेरा दोस्त को मिलाता हूँ, जी और वो खुद उनके गाड़ी में बिठा के मुझे रफ़ीक सैयद सर के साथ छोड़ा, और उधर सर बोला उनके घर पे, उनके ऑफिस में गया तो भी पूरा काम मैं पहचानता, वो काम सब रेमंड्स का वो सब काम था। उन्होंने बोला परफेक्ट, तुम रहो। जी सो बट नो सैलरी, नथिंग। और मैंने इधर से थोड़ा पैसा जमा करके गया अपना था, ही पैसा ले जाके और मैंने एक कैमरा भी लिया था एक, अपना क्योंकि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मैंने एक पेंटैक्स का कैमरा, 2-3 लेंसेज वगैरह लेके मेरा किट, अच्छा किट रेडी कर लेते किट उस रेडी टाइम करके गया था। बट किट का तो उधर कुछ काम नहीं आया, बट था ये सब मेरे पास, और थोड़ा पैसा भी जमा करके रखा था।
तो एक 5 महीने के बाद ये पैसा सब खत्म होने लगा, क्योंकि कुछ सैलरी नहीं है जी मुझे, दूसरा कुछ या सिगरेट बीड़ी वगैरह ज़रूरत, मैंने पीता भी नहीं हूँ, तो वो खर्चा नहीं है, बट आने जाने का या एक चाय पानी पीने का वो पैसा में ये सब खत्म, 5 महीने में खत्म, जी 6 महीने में खत्म हो गया। और फिर मुझे अभी टेंशन होने लगा कि अभी तो मैं बोला उनको कि ठीक है, अभी मैं वापस जाता हूँ केरला, जी उधर जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे। वैसे बात मेरा मन में हो रहा था, और उतने में एक दिन रफ़ीक सर, ये रफ़ीक उतने में ये रफ़ीक इलियस सर रफ़ीक सैयद को मिलने के लिए इनके ऑफिस में आ गया, और उनको पूछा कैसा चल रहा है तुम्हारा वगैरह। सो आई सेड आई एम प्लानिंग टू गो बैक। ही सेड नो, यू आर नॉट गोइंग बैक, मुझे आके मिलो। तो जब जाके मिला तो उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर किया उनके ऑफिस में, कि ऑफिस में जनरल असिस्टेंट, और 750 रुपये का सैलरी, जी मंथली सैलरी। तो वो मीटिंग किया, उन्होंने बोला अगले महीने से ज्वाइन करो, और वापस आके रफ़ीक सर को बताया तो उन्होंने भी बोला ठीक है तुम जा रहा है तो ये देखो 5 महीना तुम काम किया, 6 महीना काम किया, तुम थोड़ा पैसा मैं देता हूँ तुमको, तो वो भी मिल गया। और मैं वापस जाते वक्त रास्ते पे एक दूसरा दोस्त मिल गया रास्ते पे, वो बोल रहे मेरा दोस्त लोगों के साथ रह रहा हूँ इधर, तो बोला मुझे भी साथ में रहने का जगह मिलेगा क्या, तो बोला आ जाओ। तो सीधा घर पे गया, अंकल को बोला कि मैं शिफ्ट हो जाओ क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है। मेरे सीधे को ये तुम्हारा इसमें से मुझे एक चीज साफ मेरे समझ में ये आ रहा है कि तुम्हारा इच्छा जब स्ट्रांग है जी तो किधर न किधर से वो उसके लिए रास्ता अपने आप सामने आ जाता है। जी जी रास्ते में भटक गया तो अलग बात, बट जब इच्छा इतना स्ट्रांग है तो तुम एक ब्लाइंडर डालोगे, वो ब्लाइंडर मतलब फिर लेफ्ट और राइट नहीं दिखता है तुमको, सीधा वो ही रास्ता दिखता है जिस रास्ते में तुम्हें जाना है। वो रास्ते में जो लोग तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए या तुम्हारा हेल्प चाहिए, वैसे ही लोग मिलेगा वो रास्ते पे आपको। तो वैसे दोस्त लोग मिल गए आपको? मिल गए जी। तो फिर उधर से मेरा बॉम्बे जर्नी चालू हो गया। हाँ, तब आपका उस टाइम तो गुरु बनाए नहीं होंगे कोई परमानेंट, मतलब एक फिक्स सीखने के लिए? नहीं, उल्टा एक्चुअली केरला जब मैं गांव में रहते थे उस टाइम से बहुत सारे गुरु हैं जी जो लोग तो पहले दिन मुझे कौन वेडिंग फोटोग्राफी देगा, तो किसी के साथ तब तक ये वेडिंग में वीडियो भी चालू हुआ था, तो असिस्टेंट कैसे पहले बनेगा वो लाइट पकड़ने के लिए, तो वैसे लाइट पकड़ के ही चालू हुआ। तो वो जो पहला फोटोग्राफर है सिद्धार्थ, वो अभी भी हम लोग टच में हैं। जी और दूसरा एक डॉक्टर मेरा मदर का एज है उनका, डॉक्टर ग्रोवर। ये लोगों का नज़दीक जाने के लिए भी मेरा औकात नहीं था, पर फिर भी सब लोग बैठ के चलो बैठो बात कर सकता है वगैरह, तो वो सब लोग गुरु हैं। जी और एक दिन एक आदमी मिला जो मुझे कैमरा दिया, बोला मैं इधर नहीं रहता हूँ, साल में 1 महीने के लिए आता हूँ, ये कैमरा ऐसा रखेगा तो खराब हो जाएगा, तुम यूज़ करो, मुझे चाहिए तो लाके दे दो। तो ऐसे मिलते रहा रास्ते में। हाँ, तो वो सब गुरु है मेरा। इधर आ गए तो रफ़ीक इलियस साहब, रफ़ीक सैयद सर, फिर इसरार कुरैशी सर वो भी मिला, और बम्बई में रफ़ीक इलियस सर, रफ़ीक सैयद सर, और बाद में मुझे इसरार कुरैशी सर मिले। इनफैक्ट इसरार कुरैशी सर पहले मिला मुझे। सो रफ़ीक, ये सब लोग बहुत हेल्प किया, मतलब बात किया, डिस्कस किया, कुछ डाउट है तो पूछेगा तो बताएगा डिटेल में वगैरह। सो ये सब लोग गुरु है जी। तो आप अपना सवाल रेडी करके जाते, जो आप मतलब कहीं भी आपको दिक्कत आती तो पूछ लेते थे सीधा ना, दूसरा क्या। बहुत लोग मैं देखता हूँ आजकल
किसी या कोई भी वर्कशॉप में या सेमिनार में या ग्रुप में जाते वक्त लोगों को क्वेश्चन पूछना बहुत पीछे जाते हैं लोग। जी कहीं किसी को ऐसा लगा कि मुझे मालूम नहीं है, ऐसा क्यों, मैंने ऐसा लोगों को लगना नहीं चाहिए कि मुझे ये मालूम नहीं है, जी मुझे सब आता है। जी करेक्ट, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जी आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो क्वेश्चन ही रह जाएगा, उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअली सब चीज के लिए एक से ज्यादा आंसर्स है, जी जी तो 4 आदमी से पूछ लीजिए जी और वो चारों आप सुन लेना, फिर उसका अपना अपना एक आंसर निकलेगा। क्योंकि फोटोग्राफी में शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ छोड़ के और कुछ चीज़ ज़्यादा नहीं है, बाकी सब ओपिनियंस है। जी तो और कोई बोल रहा है कि ये सही है, मतलब ऐसा किसी ने बोला तो वो गलत है। जी वो एक ओपिनियन है किसी का, और हमको हमारा एक्सपीरियंस, मेरा बैकग्राउंड सब उसमें इन्फ्लुएंस करेगा कि वो कैसे मेरा ओपिनियन बनाए। तो उस समय आपको सीखने की भूख थी, इसलिए जिससे वो मिलते अभी थे भी है, सीखते चले जाते अभी थे भी सबसे मिलके। वो भूख है। वो भूख जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन तुम्हारा ग्रोथ भी खत्म हो जाएगा। जी वो कंटिन्यूस रखना, भूखा ही रहना चाहिए। जी लीन एंड मीन, लीन एंड हंग्री, नॉट मीन, लीन एंड हंग्री, मतलब मैं अभी थोड़ा मोटा हो गया, बट लीन और हंग्री रहना जरूरी है कोई भी क्रिएटिव आदमी को। जी। तो पहला स्टूडियो आपका कैसे बॉम्बे में रहा, कैसे आपने? सो एक 5 साल के बाद मुझे वापस यही सेम ओके, वापस आप जाना 5 साल तक रफीक मतलब सर यहाँ के पे साथ जो कंटिन्यू थे? ऑफिस में। जी तो वो उस टाइम रफीक सर ने बहुत सारा फ्रीडम दिया था, मीनिंग दिन में ऑफिस का काम और शाम के बाद सब लोग जाने के बाद में ये फर्नीचर, वो स्टूडियो नहीं था, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी था। एजेंसी थी। तो एजेंसी का बहुत सारा छोटा छोटा काम है जो सर नहीं करना चाहता था, वो सब वो मुझे देता था, जैसे कॉपीइंग, छोटा प्रोडक्ट शॉट्स, या कोई लोकेशन जाके शूट करके आना वगैरह, वो सब करता था रेगुलर वर्किंग आवर्स के बाद। तो मैं घर पहुंचता था लास्ट ट्रेन लेके, जी और सुबह उठ के पहला मोस्टली मुझे बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना पड़ता था क्योंकि चाबी मेरे पास रहते थे। जी तो मैं नहीं आया तो फिर सब लोग बाहर रहेगा। सो पहले से वो आदत है, और फोटोग्राफी करता था वो रफीक सर, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा फीस पैसा भी देता था उसके लिए। सो सब इकट्ठा किया और फोटोग्राफी उधर से किया। सो उनके ऑफिस में मैंने फोटोग्राफी किया, उनके लिए फिल्म्स बनाया। वो भी उन्होंने फ्री हैंड दिया कि आप चलो तुम जाके करके आओ। पता नहीं कैसे उनको किसा कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम करेगा। मैंने थोड़ा टेलीविज़न कमर्शियल किया उनके लिए, और उनको एक 1995 हुआ तो मेरे अंदर थोड़ा टेंशन आने लगा कि क्या अभी आगे क्या है। अभी सैलरी ठीक है, और उसके बीच में मेरा शादी भी हो गया 1994 में, और अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है। तो सर शादी की स्टोरी थोड़ा सा बताना, अरे इंटरेस्टेड उसमें है स्टोरी उसमें। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं इस ओल्ड टाइम एंड तो बोल स्टाइल देते कि फोटोग्राफर को कोई लोग। नहीं कुछ कुंडली मिला के परफेक्ट शादी लड़की देखने गया, और मुझे ये इतना था कि मैं दूसरा घर पे नहीं जाएगा, पहले घर पे जाएगा, वहीं शादी। उधर ही शादी करेगा, और दूसरा घर पे, क्योंकि मैं वो उसको इतना मानता नहीं था कि सब जगह पे जाएगा और लड़की तैयार होके आएगी, एंड ये वो उसमें मुझे फंसना नहीं था। तो पहले जगह उधर ही शादी करेगा। हाँ, उसके पहले मैं कुंडली चेक किया, कुंडली मिलता है क्या, क्योंकि थोड़ा मेरा अपब्रिंगिंग के वजह से थोड़ा भगवान में विश्वास वगैरह थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए पहले कुंडली मिलाया, फिर जाके देखा और हाँ बोल के आया। जी, शादी कौन से ईयर में हुई थी? 94 में। 1994। तब तक आप रफीक सर के पास ही ऑफिस में ही काम करते थे? शादी के बाद भी 1 साल उधर ही रहा, बट मुझे गांव में थोड़ा इमरजेंसी आया कि मेरा ग्रैंड पेरेंट्स गुजर गए, और मेरा माँ जी और मेरा यंग ब्रदर्स अकेला था, और हमारा जो गांव का प्रॉपर्टी जो है और सब अंकल्स के नाम पे थे। और अंकल्स बोले कि देखो हम लोग नहीं जाएगा, बट तुम जा सकता है तो जाके उसका प्रॉपर पार्टीशन करो, और तुम्हारा माँ के नाम पे हम लोग दे देंगे।
तो मैं सोचा ठीक है, पहली बार कुछ एसेट बन रहा है फैमिली का, तो मैं जाके करना चाहिए। जी तो मैं रफ़ीक सर को जाके बोला कि देखो मुझे गांव में जाना थोड़ा इम्पोर्टेंट बन रहा है, और शायद मैं उधर ही रह के केरला में ही फोटोग्राफी करूँगा। जी बट उनको ठीक नहीं लगा, वो थोड़ा गुस्सा किया मेरे जी ऊपर। बोला बट ठीक है, तुम्हारा इच्छा है तो जी जाओ। जी और जाने के पहले उनका एक क्लाइंट का जॉब उनको करना नहीं था, जी तो करने का नहीं था, तो उन्होंने बोला तो हो सकता है तो ये काम करो, ये काम करके तुम फीस ले चले लो जाओ। और जाओ। जी तो वो जो फीस मिला वो अच्छा फीस मिला, और उसके वजह से मैं गांव में जाके एक 3-4 महीना रह के उधर का पूरा काम करके, उस टाइम मैं ट्राई किया, मैं लोकल कुछ इनमें फोटोग्राफी सेटअप करने के लिए, बट वापस अगेन वही बात, पैसा नहीं था वो सेटअप करने के लिए। तो बोला हम लोग वापस जाते तो कि वापस फिर आप बॉम्बे आए। वापस बॉम्बे आया। जी तो बॉम्बे में जब आपने ये शेयर किया रफ़ीक सर से कि सर अभी मैं अपना ऑन करना चाहता हूँ स्टूडियो, तो उस टाइम कैसा रहा आप लोग? अभी उसके बारे में सोचते वक्त थोड़ा हिल जाता है, जी बट उस टाइम ऐसा नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे वो टेंशन कभी महसूस कभी हुआ नहीं। अभी सोचते वक्त बहुत होता है, जी अरे यार वो कैसे किया, जी ये ना, बट हो गया। और जो क्लाइंट मुझे काम, रफीक सर ने जो लास्ट क्लाइंट मुझे जो दिया, वो क्लाइंट मुझे बुला के बोला यार तुम क्या कर रहे हो, सब लोग गांव छोड़ के बॉम्बे आ रहा है, तुम बॉम्बे छोड़ के गांव जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनका सेक्रेटरी जो है उनका नंबर मुझे दिया, बोला उस जमाने में फ़ोन वगैरह बहुत मुश्किल है ना, और मैं रहता हूँ वेस्टर्न सबब का सबसे एंड में, मतलब 56 किलोमीटर दूर रहता था, जी और आने के लिए एक फास्ट ट्रेन। सो वो बोला मेरा, और उधर टेलीफोन नहीं है, जी और उस ज़माने में टेलीफोन मिलना भी मुश्किल। तो उन्होंने उनका ऑफिस का नंबर दिया, बोला तुम्हारा कुछ है तो ये नंबर दो, मेरा सेक्रेटरी तुम्हारा मैसेज रखेगा, तुम सिटी में आने के बाद मैसेज ले लो और वो आदमी को फ़ोन करो। तो ऐसा, और उन्होंने और काम देने लगा मुझे, और ऐसे एक एक लोग, अच्छे लोग जो वेल विशर्स हैं वो मिलने लगा। सबका अभी भी वही रिलेशनशिप है मेरा, उस ज़माने में था वही रिलेशनशिप अभी भी है। और एक ऐसे एक से एक आदमी, ऐसा एक आदमी के साथ जुड़ गया, और मेरा किसी ने बुला के मुझे एक टेबल, एक सुधाकर शेट्टी सर, वो दादर में बड़ा प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे एक डेस्क स्पेस दिया, चलो इधर बैठो जी हमारे साथ काम करेंगे। तो एक पार्टनरशिप में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चालू किया। तो सुबह मैं सब क्लाइंट को मिल के आएगा, क्योंकि रफीक सर का एजेंसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी था, तो एडवर्टाइजिंग का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गया 5 साल में, कैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसे चलते हैं, लग उसके लिए क्या क्या चाहिए। और मेरा खुद का भी थोड़ा डिजाइनिंग सेंस था, तो मैं खुद आर्ट वर्क बनाता था, क्योंकि रफीक सर का एजेंसी में भी कंप्यूटर में मैं ही खुद आर्ट वर्क बनाता था। वो आर्ट डायरेक्टर्स थे, बट उनके नीचे बैठ के मैं आर्ट वर्क वगैरह बनाता था। तो मैं इधर चालू किया, और एक 5 साल निकाला उधर। जी सो 1999 एंड में जाके वापस वही एंजाइटी, यार कितने साल ये करते रहेगा, बॉम्बे पे आने के बाद 10 साल खत्म होने आ रहा है और तुम कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। बट इसके बीच में मैंने क्या किया, मैंने पैसा थोड़ा इकट्ठा करके, उस ज़माने का सबसे पॉपुलर या और फेमस और महंगा कैमरा था हसलब्लाड। जी एक हसलब्लाड 3 लेंस, एक हसलब्लाड एक लेंस, करेक्ट, या 2 लेंस और एक दो, उसके मिनिमम फोटोग्राफी के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब ले लिया था मैंने। जी तो एक दिन ऐसे अचानक एक दोस्त मुझे फ़ोन किया कि देखो राधा, एक असाइनमेंट है, वो उस टाइम का लिंटैस एडवर्टाइजिंग, आजकल उसको लो पार्टनर्स ऐसे या लो लिंटैस बोलते हैं। उन्होंने बोला कि एक छोटा सा असाइनमेंट है, आधा दिन का काम है, ज़्यादा पैसा नहीं है, बट करेगा क्या? तो ओबेरॉय होटल्स के लिए जी डेफिनेटली करेगा।
तो उन्होंने बोला 10,000 रुपया देता हूँ। तो ये मैं महीने में बनाता था 10,000 रुपया, ये सब चलाने के बाद। ऑफ कोर्स लॉटरी है। जी बिल्कुल। तो मैं जाके शूट किया वो। जी हाँ सर, अभी जैसे आज की बात करें तो उस टाइम भी रहा होगा कंपटीशन, जैसे आपने सीखा और फिर गुरु गया, तो वो थोड़ा सा आपने कैसे उनके नहीं, साथ कंपटीशन कैसे, कंपटीशन जिसको क्योंकि एक है, ही जॉनर में आप भी थे और आपके सर से, तो आप नहीं दोनों वो में कैसे? सब ऐसे जगह पे अभी भी है कि वो मैं कॉम्पिट ही नहीं कर सकता हूँ, करना भी नहीं चाहता हूँ। जी वो कंपटीशन नहीं मानता। सी सबसे बड़ा लर्निंग उनके नीचे हुआ। जी वो बोल रहा था कि कोई भी डिस्पेंसेबल नहीं, इंडिस्पेंसेबल नहीं है। मतलब ऐसा कभी भी तुम्हारा मन में ऐसा ये रॉन्ग इंप्रेशन नहीं रहना कि तुम्हारे बिना कुछ चलेगा नहीं, जी या तुम ही है क्लाइंट के लिए फोटोग्राफर। नहीं, ऐसा, जी कोई भी रिप्लेस हो सकता है। जी जिस दिन तुम्हारे मन में ऐसा एक कुछ फीलिंग आ गया कि मैं अब मैं इंडिस्पेंसेबल हूँ, उस दिन खत्म। सो मेरे मन में अभी भी नहीं है, उस जमाने में बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ हूँ या कुछ फोटोग्राफर हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। नो, आई जस्ट वांट टू डू बेटर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आज किया और कल थोड़ा अच्छा करना जी। चाहता था। तो सर 5 साल आपने स्टूडियो में पूरा अपना ऑन किया, पूरा टीम में सब कुछ किया, तो उसके बाद भी आपको क्या लगा अब आगे और क्या करना चाहिए, हमारा कोई ग्रोथ होना चाहिए? एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी नहीं बन रहा था ना, तो वो मैं छोटा अभी पहले रफ़ी के लिए काम किया। जी उसके बाद मेरा उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, खुद का छोटा सा एक क्रिएटिव एजेंसी चालू किया। उस टाइम भी फोटोग्राफी किया, बट मेरे मेरे ही क्लाइंट के लिए किया, जी बट नेशनल लेवल पे कुछ नहीं किया था। जी उस कमर्शियल फोटोग्राफर है तो एक कैंपेन करना चाहिए, कैंपेन नहीं मिला है। तो जाके ये पहला कैंपेन ये ओबेरॉय का बना, जी और उन्होंने बोला कि यार ये अच्छा लग रहा है, वी गिविंग यू वन मोर कैंपेन। इंस्टेंटली नेक्स्ट वीक मुझे नेक्स्ट कैंपेन मिला, और ऐसे 2-3 कैंपेन मिला। तो मैंने मेरा सुधाकर शेट्टी सर के पास जाके बोला कि सर मुझे अभी लग रहा है कि टाइम आ गया, उधर जाना चाहिए, तो मैं ये बंद करूं क्या? जी तो बोला "हाँ, करो। तो क्योंकि मेरा एसोसिएशन से उनका कुछ नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं खुद 10,000 रुपया लेके जा रहा हूँ, तो क्या बचा होगा उसमें। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम। तो उनका हिसाब वगैरह ठीक करके मैं ताला लगाया। मेरा कैमरा वो 5 साल में मैं बस एक कैमरा बनाया, थोड़ा क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स बनाया, और मैंने उधर से निकला। और मेरे मेरे पास उस टाइम तक, मीनिंग वो रफ़ीक सर के साथ का जो 5 साल और ये 5 साल का जितने फोटोग्राफ्स थे, सब इकट्ठा करके एक 20 पिक्चर, जी उसमें 1992 का भी पिक्चर्स है उसके अंदर, सब मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया। उस जमाने में ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम वगैरह नहीं है ना, और वेबसाइट भी नहीं है। तो सबको पर्सनली मिलके फोटोग्राफ दिखाना चाहता था, आई मीन पढ़ता था। सो आई वेंट टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, बहुत लोग पहचानते हैं, so, सब जगह पे फ़ोन करके टाइम बुक करके गया, और मैं 8 एजेंसी में गया, बड़ा एजेंसीज 8 एजेंसीज में गया। एक एजेंसी वाला मुझे बाहर किया, मतलब बोला तुम ये क्या है बोल के फेंक दिया मेरे ऊपर। बाकी 7 लोग मुझे काम देना चालू किया, और 15 साल में उसके बाद मुझे एजेंसी जाना ही नहीं पड़ा। जी वो ही लोग काम किया, और उधर से वर्ड ऑफ माउथ दूसरा काम, ऐसा काम आते रहा। सो 11 साल के बाद 2000 में मैं इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर बना। जी। तो आप बीच में एजेंसी का जो ऐड कर रहे थे, क्या वेडिंग तो आपने किया भी था, तो बीच में वेडिंग भी स्टार्ट किया अपने रिलेशन या जानने वालों का, या वेडिंग पे नहीं काम किया? नहीं, जीरो वेडिंग, बिकॉज कमर्शियल फोटोग्राफर बनने का था। जी और सी वेडिंग फोटोग्राफर का जो प्रोफाइल अभी है और उस जमाने में था, उसमें बहुत फर्क है। उस जमाने में कमर्शियल फोटोग्राफर बनता था बिग डैडी, और फिर बाकी सब उनके नीचे ही है। बट आजकल वेडिंग फोटोग्राफी इतना सक्सेसफुल और फिनेंशियली बेनिफिटिंग प्रोफेशन है कि आजकल बहुत सारे कमर्शियल फोटोग्राफर वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। जी वेडिंग फोटोग्राफर है, या वेडिंग फोटोग्राफी के बीच में जाके कमर्शियल करते हैं।
और ये सही है, ये सच है, आजकल होता है वो। बट बहुत वेडिंग कमर्शियल फोटोग्राफर्स उस ज़माने में अपने आप को बहुत पर्सनली बहुत मानता था। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता था कि यार मैं 4 दिन काम किया तो पूरा महीना मेरे मेरे पास फ्री मिलता था, क्योंकि उतना पेइंग है वो। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को एक फोटोग्राफी करने के लिए इतना पैसा क्यों दे रहे हो तुम। करेक्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ईजी, बट ऐसा मैंने क्लाइंट को बोला भी है। देखो, बहुत टाइम पे मैंने कोई नेगोशिएट करते हैं तो मैं बोला देखो, मैंने जो फीस रखा है वो आप मेरे से मुझे कम करने के लिए बोलने के पहले मेरा जितना एक्सपीरियंस है वैसे लोग कितना चार्ज करते हैं वो ज़रा देखो, फिर मुझे मेरे साथ। तो मैं नेगोशिएट नहीं करता था, मेरा एक फ़ीस है, वो फीस, या मेरा कोई दोस्त लोग वो सेम जॉब के लिए प्रेजेंट किया है तो मैं वो क्लाइंट को वापस फ़ोन भी नहीं करता था। तो मैं कंपटीशन से हमेशा थोड़ा दूर ही रहता हूँ। सबका अपना अपना, और मैं तुमको पहचानता है और हम लोग दोनों एक जॉब के लिए जा रहा है तो लेट हिम डिसाइड। आई विल नॉट गो एंड इन्फ्लुएंस दैट मैन टू गिव द जॉब टू मी। मैं जाके उसको जाके मस्का पॉलिश या दूसरा कोई तरीके से वो जॉब लेने का नहीं करता हूँ। आपका ये सक्सेसफुल एजेंसी, आप फोटोग्राफर जो बने, कितने साल तक आपने ये रन किया? उसके आपकी एज लमसम, या फिर आपको रियलाइज कब हुआ कि यार अभी ठीक है, अब एक लेवल पे आ गए, अब कहीं और फिर नहीं, कोई कुछ भी लेवल पे नहीं आया, और बहुत अभी लेवल ऊपर है। साइड में है, उस साइड में है, लेवल्स बहुत है। बट 2013 में एक निकॉन इवेंट में निकॉन का उस टाइम का जापानीज एमडी मिला और उन्होंने मुझे निकॉन का एम्बेसडर बनाया इंडिया में। पता नहीं, वापस अगेन एक निमित्त, क्या ऐसा बोलते हैं, हाँ, एक ऐसा एक सिचुएशन। हाँ, सो 2013 से मैं लोगों को मिलना, दूसरा फोटोग्राफर्स को मिलना और फोटोग्राफी के बारे में बात करना चालू किया। तो उस टाइम मुझे मालूम पड़ा कि यार इतने लोगों को फोटोग्राफी के बारे में बहुत कम जानकारी है, पर सब लोग फोटोग्राफर है पर जानकारी बहुत कम। और एक लड़का एक बार मुझे मेरे सब पास आके बोला कि देखो, आप सब कुछ मुझे बताया बट बहुत लोग कुछ बताता नहीं है हमको। तो उधर से मुझे क्लिक 2013 में हुआ ये। उस टाइम मुझे क्लिक हुआ कि यार ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी मैं कैसे सीखा, मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स, जाने माने फोटोग्राफर्स, उनका अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ शेयर किया, इसलिए मैं सीखा। वो अंडरस्टैंडिंग, मेरा अंडरस्टैंडिंग पकड़ के खाली मेरे लिए यूज करना मैं ठीक नहीं समझा। और फोटोग्राफी जो है, कमर्शियल फोटोग्राफी बहुत डिमांडिंग जॉब है। सुबह समझो 9 बजे से रात 11 बजे तक खड़ा ही रहना है, और बैठता नहीं था मैं, बिल्कुल नहीं बैठता, आजकल भी बैठना बहुत कम। और मेरा ऑफिस में आज अभी भी कैबिन है बट मैं बैठता नहीं हूँ उधर। पर्सनल मेरा खुद का एक चेयर भी नहीं रहता था। सो आई लाइक वर्किंग लाइक दैट। सो मैं सोचा मे बी मैं कमर्शियल फोटोग्राफी करते रहा तो सबके लिए एक एज है, उसके बाद दूसरा जनरेशन आएगा, तो फिर मैं क्या करूं। वन, दूसरा यही अपॉर्चुनिटी है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों से शेयर करना। और उसमें बहुत सारा सेंस बनते थे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सब नहीं दिया किसी को तो मैं एकदम सेल्फिश आदमी बन जाएगा। करेक्ट, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर जाके मुझे लगा कि ये एक ऐसा एक जगह बनाना चाहिए जिधर से, और तब तक इंटरनेट फ्री हो गया, सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया, तो लोगों तक पहुंचना पहले से आसान हो गया। मुझे ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एक 2016 में यही जगह, और उस दिन से है ये इधर पिक्सल विलेज चालू किया विथ एन इंटेंशन टू शेयर, क्योंकि फोटोग्राफी, केयरिंग आपने एब्सोल्युटली, फोटोग्राफी जो है वो एकदम
बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है, जी क्योंकि आपको हमेशा मन में डाउट है मेरे साथ बात करते हुए, यह मेरा क्लाइंट छीन के छीन लेके चले गए। बट जब तुम्हारे कैपेबिलिटी में तुमको विश्वास है पूरा, तो वो डर मन में नहीं रहेगा। जो काम मुझे मिलना है वो मिल जाएगा। हाँ, मैं जाके रिप्रेजेंट करूंगा, मेरा काम दिखाएगा, उसके बाद लेट हिम डिसाइड। करेक्ट। सो वो कंपटीशन के जगह से लोगों को हटा के कोलैबोरेशन के वो लेवल पे लेके आना, मैं सोचा वो सबसे, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सही अंडरस्टैंडिंग मिला तो उसको हाँ बस अच्छा इतना ही है। करेक्ट। मैं कर सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, तो सब लोग कर सकते हैं। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड पिक्सल विलेज। यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब, क्योंकि अभी मुझे किसी को कुछ सिखाना है या कुछ किसी को बोलना है, तो वो मेरे पास क्यों आऊँ? 10 और बहुत जाने माने हस्तियां हैं जो ये प्रोफेशन में है, मेरे पास क्यों आऊँ? और कमर्शियल फोटोग्राफर क्या है, ग्लैमर और जो फोटो जर्नलिस्ट जैसा पॉपुलर नहीं होता, वो कैमरा के पीछे काम करते हैं, उनका नाम किधर छपके नहीं आता। तो इसलिए मुझे पहले मेरा चेहरा पॉपुलर करना का था, तो इसलिए यूट्यूब में चला गया। बट पता नहीं उधर भी यूट्यूब ऐसे आप लोग सब शेयर किया, सब्सक्राइब किया और पसंद किया, तो यूट्यूब अभी 1 मिलियन के करीब आके ऐसा है। सो फिर नेचुरली नेक्स्ट वाज ऑनलाइन एजुकेशन, और ऑनलाइन एजुकेशन चालू किया। और कोविड के बाद मुझे लगा कि लोगों को 1-to-1 लर्निंग का ज़रूरत ज़्यादा है। वो क्योंकि कोविड के टाइम पे सब लोग ऑनलाइन चले गए। मेरा बेटे का भी मैं घर पे देख रहा था, उसको कुछ जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं बन रहा था उनको। हाँ, जाके बैठेगा, कैमरा ऑफ करके दूसरा कुछ करके बैठेगा। करेक्ट। बट वी आर सोशल पीपल, वी नीड 1-to-1 टच, फील, देखना, सुनना करीब से वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं सोचा ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो हैव एन अकेडमी वेयर 1-to-1 टीचिंग इज अवेलेबल। और आपकी अकेडमी कब शुरू हुई? अभी अकेडमी अभी जुलाई 13 में, उसका अलग एक इंस्टीट्यूट बनाया, पिक्सल विलेज क्रिएटर अकेडमी नाम रखा उसके लिए। और फॉर्चुनेटली ये यूट्यूब के वजह से बहुत सारे ब्रांड्स, बेस्ट इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं हम, सब आके हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो हमारा एकेडमी टेक्निकली बोलेंगे तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकली इक्विप्ड एकेडमी है इंडिया में, ऐसा मैं मानता हूँ, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी हूँ पहले साल से। हाँ, हम लोग हमारा एकेडमी शुरू होने के लिए थोड़ा लेट हुआ। हम लोग चालू होना चाहिए था फरवरी में, पर जुलाई में चालू हो गया, इसलिए फर्स्ट ईयर का एकेडमी स्टूडेंट्स थोड़ा कम है। बट नेक्स्ट ईयर आई एम श्योर सो मच ऑफ रेस्पॉन्स कि नेक्स्ट ईयर वी विल डू वेरी वेल। प्लस उसके साथ हमारा गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन मिला और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब पूरा दुनिया में एक्सेप्टेड डिप्लोमा इधर से मिल सकता है। और सिखाने के लिए एकदम टॉप टीचर्स है, जो कमर्शियल फोटोग्राफर्स है और क्वालिफाइड टीचर्स है, अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर्स है, और मेरा पहचान में भी इतना सारे फोटोग्राफर्स है और ब्रांड्स है, वो सब लोग आके इनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप तो पहले यूट्यूब पे दे रहे थे, जो भी आपको नॉलेज था शेयर कर रहे थे, कब आपको लगा कि यार अब अकेडमी में जाना चाहिए? इस समय आपने उसका मिशन क्या बनाया कि और कैसे हम ये अकेडमी खोल के और लोगों को कैसे सिखाएं? आपको कैसे लगा पहले का एजुकेशन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, और फिर अभी एजुकेशन में फोटोग्राफर को क्या नहीं मिल पा रहा है, उसमें आपने कैसे? वो तो आई मीन सीधी बात है, सबको मालूम है कि अभी फोटोग्राफी में कितना पॉसिबिलिटी है। मैं जब फोटोग्राफी करना चालू किया था उस ज़माने में फोटोग्राफर को शादी में लड़की नहीं मिलती थी। अभी आजकल एक फोटोग्राफर के पास इतना मतलब कमर्शियली सक्सेसफुल फोटोग्राफर, पर्सनली इतना लोगों को जानता हूँ,
जिसके पास 2-2 जर्मन गाड़ियां हैं, जी हाँ, और साल में 2 वेकेशन के लिए जाते हैं। ये उनका फोटोग्राफी के अलावा, फोटोग्राफी भी उनको बहुत सारे लोग जगह पे लेके जाते हैं। सो फोटोग्राफी उस पोजीशन में है, बट ये सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स बहुत कम है। जी इनको देख के बहुत लोग ये प्रोफेशन में आ रहा है, बट उनको सही जानकारी और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ऑनलाइन में से वो मिल भी नहीं सकता आपको, जी पूरा नहीं मिल सकता। आप एक टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटली सिस्टमैटिक आपका लर्निंग नहीं है, तो आप कभी भी किसी जगह पे आप फंस सकता है, उधर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग है तो वो सॉल्यूशन आपके सामने ही है, आपको बस वो जो अंडरस्टैंडिंग यूज करना है। जी बट आप टिप्स एंड ट्रिक्स, अभी जैसे यूट्यूब में या मेरा वीडियो ही ले लीजिए, वो देख के आप सीख रहा है, तो वही एक चीज सीखा, बट मैंने क्यों वो किया, उसके पीछे का जो थियरी है, मेरा अनुभव है, वो नहीं मिला आपको। जी करेक्ट। वो मिलने के लिए एक इंस्टीट्यूट का बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि अनदर रीज़न इज, मैं जब बाहर जाता हूँ एयरपोर्ट या मॉल में या कोई भी फंक्शन में जाता हूँ, तो बहुत लोग अपना बेटे को लेके आते हैं कि यार आपके वजह से अभी इसको एक प्रोफेशन है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ। जी तो मैं सोचा यार इतने लोगों के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, वो भी यूट्यूब और सोशल मीडिया से, तो क्यों ना उसको एक सिस्टमैटिक प्रॉपर तरीके से बनाए जाए। और मेरे जैसा बहुत सारे सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, जो लोग कमर्शियल फोटोग्राफर्स है, और थोड़ा दिन मेरे ही उम्र का है, और थोड़ा एक 3-4-5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा, जी उनको भी मैं ला सकता हूँ इसमें। और वो लोग सबका वो थियरी सिखाते वक्त वो उनका अनुभव के वजह से सिखा रहा है। यूट्यूब में कोई तुम्हारा जैसा या मैं जैसा यंग लड़के मेरा जैसा नहीं, तुम्हारा जैसा यंग लड़के सिखा रहा है, तो वो कुछ किसी दूसरे को देख के सिखा रहा है। जी करेक्ट। वो सिखा, वो लर्निंग, और जो आदमी उनका अनुभव से, एक्सपीरियंस से इंस्पायर होके टीच कर रहा है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। जी तो एकेडमी में आएगा तो आपको वो अनुभव मिलेगा। जी। तो अभी आपका भारत में बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं, बहुत आउटडोर हैं, मतलब जो काफ़ी दूर दराज गांव से भी हैं, तो आप उनके लिए क्या प्लान बना रहे हैं फ्यूचर में? आपका मिशन क्या है कि सबको सिखाना चाह रहे हैं या कैसे क्या कर? पहला अभी भी इतना फोटोग्राफी इतना सक्सेसफुल प्रोफेशन बना, फिर भी फोटोग्राफर्स को वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इज्जत। सेल्फ रेस्पेक्ट, नॉट दूसरा जो देते हैं वो नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो अभी भी बहुत कम है। जी बहुत लोग अभी भी अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं मानते, क्योंकि वो खुद में इतना ही विश्वास रखते हैं। वो हाँ जाके लाखों रुपया खर्चा करेंगे नया टेक्नोलॉजी लेने में, बट उसको इस्तेमाल करना या अपने आप को सही फीस पूछना या सही फीस कलेक्ट करना या बिजनेस कैसे डेवलप करना है, ये सब वो साइड का जानकारी नहीं है, तो वो देना है। ये फोटोग्राफर्स करीब हमारे गांव में, इंडिया में 3.5 मिलियन, सो अबाउट 35-40 लाख फोटोग्राफर्स है। मतलब इसमें कमर्शियल फोटोग्राफर है, वेडिंग है, सारा एमेचर है, इंथुसियास्ट है जो सोचता है मैं ये करूं क्या वो करूं, ऐसे। सो 3 मिलियन तो आराम से है, तो इतने लोगों तक कैसे पहुंचेगा? करेक्ट। तो उसके लिए थोड़ा लार्ज स्केल में आपको काम करना है, ये सबको इकट्ठा करना है, अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बना। मेरा अकेले का काम नहीं है, समझो मैं एक एरिया पे कर रहा हूं, तो वो देके दूसरा डेफिनेटली और लोग कर रहा है इसको, बट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है पिक्सल विलेज, तो कई दूसरा जगह में भी ऐसे और पिक्सल विलेजेस ऊपर आएंगे, और वो लोगों के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। जी हाँ। अभी सबसे पहले सर फोटोग्राफर जो है, एज आप पुणे में हैं, आपका इंस्टीट्यूट पुणे में है, कोई सपोज दैट यूपी बिहार कहीं और से अगर सीखना चाह रहा है, आना चाह रहा है, या आपसे कुछ भी पूछना चाह रहा है, तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं?
सो अगले महीने में हम लोग एक इंटरेक्शन, वीकली इंटरेक्शन एक इंस्टाग्राम में चालू कर रहा है, विच इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर। तो एक दिन कैमरा के बारे में रहेगा, दूसरा लेंसेस रहेगा, लाइट रहेगा, या ऐसे अलग अलग विषय लेके उसके ऊपर हम लोग Q&A करेंगे। वो कैसे करना है, पहले क्वेश्चन कलेक्ट करना है या लाइव आके कोई पूछ सकता है, जिधर हम लोग बहुत सारे फोटोग्राफर्स कर रहे हैं ऑलरेडी, बट पिक्सल विलेज में हम लोग चालू करने का ऐसा प्लान है। और कोई भी इधर आके सीखना चाहते हैं तो पुणे में रहने का और हॉस्टल्स का या पीजी अकोमोडेशन का कुछ कमी नहीं है, क्योंकि पुणे इज़ अ एजुकेशन हब ऑफ इंडिया। इतना सारा यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि लोगों को लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन पुणे। तो आप इधर आके रह सकते हैं। अभी आपका गांव से आ रहे हैं तो 5 आदमी एक साथ आ रहे हैं, तो एक 1 बेडरूम हॉल किचन आप रेंट पे लिया तो आप कर सकते हैं। या हमारे साथ बहुत सारे सो इनफैक्ट एक हॉस्टल हमारे साथ जुड़े हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्टल है, टॉप क्लास हॉस्टल। सो वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उधर रह सकते हैं। सो एंड प्लस पुणे का वातावरण थोड़ा अच्छा है, सो वो भी लोग एंजॉय करेंगे। आपका डिप्लोमा रहता है या सर्टिफिकेट कैसे? सो दोनों है। सो 1 साल का फोटोग्राफी डिप्लोमा और 1 साल का फिल्म मेकिंग डिप्लोमा। उसके अलावा 3 महीना और 2 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्सेस इन फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी। ये जो शॉर्ट कोर्सेस के लिए ऑलरेडी फोटोग्राफी का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, जानकारी ज़रूरी है। या डिप्लोमा वाले के लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो फ्रेशर, एब्सोल्यूट फ्रेशर, बट फोटोग्राफी का थोड़ा मतलब इंटरेस्ट चाहिए, थोड़ा नहीं, अच्छा इंटरेस्ट चाहिए। 10+2 आप पास किया हो तो आप आ सकते हैं। जी, आपने इतना मोमेंट लाया लाइफ में, ऐसा ऐसा हुआ, तो अभी भी आपका कुछ और है कि इसके बाद भी आपको कोई सपना रह गया जो आपको पूरा करना है अभी? नहीं, सपना सब लोग सपने में ही रहते हैं, करेक्ट। बिना सपना जिस दिन बंद हो गया तो रहने का मजा ही चला जाएगा, रहने का मीनिंग ही चला जाएगा, मतलब ही चला जाएगा, करेक्ट। सो 1993 में शादी के पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था एक बड़ा सिनेमाटोग्राफर के साथ असिस्ट करने का। बट वो उन्होंने बोला कि तुम आ सकते हैं साथ में, बट पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। शायद वो टेस्ट कर रहा था, मुझे पता नहीं, बट मैंने वो लिया नहीं, डर के मारे लिया नहीं, क्योंकि शुरू में किया, अभी पैसे का ज़रूरत है। मैंने एक घर लिया था तब तक, शादी करने का प्लान है, तो मैं वापस वही सिचुएशन में कैसे जाऊं, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। शायद एक अभी भी मेरा पिक्चर्स देखोगे तो उसमें को थोड़ा मेरा लाइटिंग थोड़ा सा सिनेमा लाइटिंग से मिलता है, नॉट टिपिकल स्टिल फोटोग्राफी लाइटिंग। मे बी आई वुड हैव डन मूवीज, I would have become a commercial cinematographer or a movie फीचर फिल्म सिनेमाटोग्राफर। तो वो एक रहा। अभी पूरा सुविधा है हमारे पास, कैमरास है, लेंसेस है, एडिटिंग फैसिलिटीज़ है, और एक स्टोरी भी तैयार है। तो शायद वो एक मूवी एक है, बट उस पर नहीं रुकेगा, और है। हम जितना कर सकते हैं करेंगे, करते रहेंगे। रिटायर तो करने का प्लान ही नहीं है जी। जो अभी नए कमर्शियल फोटोग्राफर जो वेडिंग फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, इसके बारे में जानना या आना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनके बारे में एक आपका क्या वो मैसेज होगा कि उनको इससे आना चाहिए कमर्शियल फोटोग्राफी में? कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं बोलता हूँ मैं, फोटोग्राफी बोलता हूँ। फोटोग्राफी में आके फंडामेंटल सिस्टमैटिकली सीखिए, इधर से या किधर से भी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जैसे मीडिया एंटरटेनमेंट में बहुत कुछ चीज़ आ गया, जैसे हमारा फीचर्स फिल्म आ गए, टेलीविज़न आ गया, एनिमेशन, गेमिंग, फोटोग्राफी, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स, ये वेडिंग्स, ये सब आ गया। ये सब मिला के हमारा इंडिया का इंडस्ट्री बहुत
एक 5 साल में बहुत, मतलब हमारा सबका इमेजिनेशन से ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत सारा एफर्ट डाल रहा है वो लोग, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली सीनियर मिनिस्टर्स के साथ एक सेमिनार में बैठने का चांस मिला, तो उनसे सुनाऊं कि हमारा इंडस्ट्री बहुत बड़ा होने वाला है। और जैसे देखो 1980s में आईटी रेवोल्यूशन हुआ, करेक्ट, उस टाइम में जो इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो वगैरह पैदा हुआ, वो किधर है अभी, करेक्ट। उस जमाने में जो आईटी वेव का वो जो वेव को राइड किया, वो लोग सब बड़े बिजनेस बनाए, करेक्ट। ऐसे मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, कंटेंट क्रिएशन का वेव अभी इंडिया में अब चालू हो रहा है, ऑलरेडी है, बट और बड़ा होने वाला है। तो ये सही टाइम है इसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पहले क्या था, वो गांव में ऐसे बोलते थे ना, हेड कांस्टेबल बड़ा होके एसआई बनना, सब लोग वैसे ही फोटोग्राफर बना है, करेक्ट, पहले असिस्टेंट बना, फिर वो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की तरह से एफर्ट है, तो वो कैसे बोलेगा मैं नहीं, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे मानूं, करेक्ट। तो आपको क्वालिफिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। और हम भी हमारे इधर भी अभी 10-20 साल फोटोग्राफी किया है वो लोगों को सर्टिफिकेशन, प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन देने का काम भी हम लोग चालू किया है। तुरंत वो भी अनाउंस हो जाएगा। तो मतलब आप अभी बैंक के पास जाएगा कि कुछ लोन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन 0, हाँ, 10वीं और कुश्ती, करेक्ट, दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बट आप ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। भले आपका बैंक में पैसा रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, बट क्वालिफिकेशन 0, वो चला जाएगा। आपको एक क्वालिफिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए सिस्टमैटिक लर्निंग के लिए एकेडमी, हमारा जैसा एकेडमी में जाके प्रॉपर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग और एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी है, उतना ही सीरियस लेना चाहिए और सेम इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट है आपका। जी हाँ सर, एक अभी फ्यूचर को देखते चलें, जैसे अभी मोबाइल एआई इतना एडवांस हो गया है, तो अभी कैमरा, डीएसएलआर, मिररलेस, फिर मोबाइल एआई, तो अभी आपको क्या लगता है फ्यूचर में फोटोग्राफी का जो भी है, या ऐसे कंपटीशन होगा, या फिर अभी कंटिन्यू चलता है, फ्यूचर बहुत बूम करने वाला? सी, एनी प्रेडिक्शन अबाउट टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज गॉन रॉन्ग। हम लोग बोल सकते हैं हाँ, ऐसा होने का संभावना है, ये स्टॉक मार्केट जैसा है या एक कंट्री का इकोनॉमी जैसा है, ऐसा हो सकता है, बट बीच में आके डिसरप्शंस बहुत होगा। अभी 1990 में मुझे मालूम, 2000 में किसी ने बोला कि 3D, आई मीन वर्चुअल रियलिटी का टाइम है बोल के 2000 में बोला उन्होंने, और वायर्ड मैगजीन फ्रंट पेज में लिखा कि वायर्ड मैगजीन इज द बेस्ट। उसका वायर्ड मैगजीन का एडिटर पब्लिशर ही बोला कि ये बड़ा होने वाला है। अभी भी बड़ा हुआ नहीं, करेक्ट। फेसबुक का, मेटा का सेकंड ओकुलस अभी निकला, वो कुछ लाख के ऊपर, उसका पहले का 20,000 रुपया था, ये इसका लाख रुपए के ऊपर है। कितने लोग खरीद पाओगे, करेक्ट। तो अभी भी वो इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ मेनी पीपल, बट यस, आपको मालूम है फर्स्ट अपोलो जो जो चंद्रयान, जो अपोलो व्हाटएवर 31 ऐसा व्हाटएवर जो गया स्पेस में, उसका कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर जो लोगों को लेके गया, आजकल का मोबाइल फोन से भी कम पावर का था। अभी आपका फोन में वो उससे ज़्यादा पावर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रेडिक्ट ये कर सकता है कि ऑटोमेशन या एआई विल टेक ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जाके आपका इंडिविजुअलिटी छीन नहीं सकेगा, करेक्ट। तो आपका इंडिविजुअल थॉट, वो क्रिएटिविटी या आपका स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, जिस तरह से आप स्टोरी बोल रहे हो, वो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी ओरिजिनल वाला छीन नहीं सकते। हाँ, आपका टेक्स्ट, अभी समझो आप स्टोरी बता रहे हो, वो स्टोरी को कन्वर्ट करके, कॉपी करके उसका टेक्स्ट
कोई एक नया AI प्लेटफॉर्म है, उसमें डाल दिया तो इसको रिसाइकल करके दूसरा तरीके से वो दे देगा, आप बता सकते। फिर भी आपको एक एबिलिटी चाहिए लोगों के साथ कनेक्ट करने का, वो कोई AI आपके लिए करके नहीं देगा, ह्यूमन नेचर ही कर सकता है। हाँ, उसमें ध्यान देना ज़रूरी है। जी। तो आपका कहने का मतलब सर का सीधा सा है, ह्यूमैनिटी जो है, स्टोरी टेलिंग जो है, नेचुरलिटी जो है, वो एक इंसान ही कर सकता है, कोई भी AI रिप्लेस कर नहीं सकता किसी भी चीज, अभी भी। अभी तक जी। कल का पता नहीं है मुझे, जी बट मुझे लगता है कि वो जो सिंगुलैरिटी बोलते हैं उसको, जो जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेरा इंटेलिजेंस एक जैसा एक हो जैसा जाए, हो जाए। बहुत लोगों को ये मानना है कि वो दिन वो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मानना है। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में अथॉरिटेटिवली बात करने का जानकारी नहीं है, बट वो ना हुआ तो अच्छा है ना, थोड़ा ज़्यादा मज़ा रहेगा। जी जी हम लोग मशीन के साथ नहीं काम कर सकते, हमारे वो शायद आई डोंट नो, मे बी इट इज़ नॉट तो आफ्टर अ लेवल आई थिंक machines have to remain machines, not replicate you. बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much शिवलाल यादव for coming visiting Pixel Village और हमारे साथ इतना बात किया और डिटेल में इतना सारा पूछा, बात करके बहुत खुशी हुआ। Thank you very much, all the very best to your entire community and yeah, please come back. Okay, Thank you. thank you. Thank you very much.